नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बाद जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। युद्ध होगा नहीं होगा, जो भारत से बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है, उन सब के बारे में और साथ ही जो जल संधि हुई थी उसके बारे में तमाम तरह की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर हम पूरी बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए न्यूज 21 के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं संजीव पारासर जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी विश्लेषण करेंगे। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद अखिल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले अपन बात करें तो जैसे कि जो तमाम तरह की पहलगाम अटैक के बाद में भारत में अवैध प्रवासियों को लेकर जो सरकार सख्त हो रही है, खासकर बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको लेकर, और तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जो कवायद शुरू की गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अखिल, देश के जो हालात हैं जी जी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जहां आपने रोहिंग्या की बात की, वहां रोहिंग्या एक समस्या तो है, लेकिन इससे पहले जो समस्या है अखिल, वो है कि जो पाकिस्तानी देश में 40-40 साल से रह रहे हैं, और ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जब वो कश्मीर पुलिस में 27 साल से रहते हुए उन्होंने नौकरी प्राप्त की और हिंदुस्तानी लड़की से शादी करके यहीं पे बस गए। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, लेकिन वो अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा दो चीजें, एक तो जो है घुसपैठिए, और एक जो पासपोर्ट पर आए हुए हैं लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी नागरिकता नहीं जो है वो स्वीकार की है। पासपोर्ट उनका अभी भी पाकिस्तानी है, और वो साथ साथ में इंडिया में जो सारे के सारे राशन कार्ड भी उनके पास है, पहचान पत्र भी उनके पास है, और इंडिया में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां वो नौकरी कर रहे हैं और उनके यहाँ पर हिंदुस्तानी बच्चे भी हो गए। तो जो हम बात करते थे पहले रोहिंग्यास की, आज रोहिंग्यास तो एक घुसपैठिए कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो है वो, इवन एक हाईकोर्ट ने जो है वो एक बंदे को स्टे भी दिया है कि उसको पाकिस्तान मूव करने के लिए रोका है, कि पूरा जब तक वो अपने उसने डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट किया। तो इस तरह से जो लोग हैं ज्यादा खतरनाक है अखिल, क्योंकि वो हिंदुस्तान के में रच बस गए हैं, उनको पहचान करना बहुत मुश्किल है, और वो हमें अपने में से ही एक लगते हैं, जबकि वो आज भी पाकिस्तानी नागरिकता के साथ में। और ये बात आप भी मानेंगे कि जो आदमी पाकिस्तानी नागरिकता आज तक ना छोड़ पाया हो, उससे पाकिस्तान का प्यार और पाकिस्तान की उसका कनेक्शन हिंदुस्तान से तो ज्यादा होगा। और यही एक आज की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है अखिल। जी सर, मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने पीछे देखा कि यूएस के अंदर हुआ था डिपोर्ट करने का सिस्टम, जब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वहां के राष्ट्रपति बने थे, तब जो इंडियंस हैं कि उनको ये कहकर निकाला गया, जिनके पास पीआर भी थी और कि इलीगल रूप से आए हैं, उनको बाहर निकाला गया। और ट्रंप ने फिर उसके बाद ट्रंप का एक बयान आता है ये इस टेररिज्म अटैक के बाद में कि मैं इंडिया को बहुत अच्छा मानता हूं, वहां का जो हिंदुज्म है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो कम्युनिटी है वो मेरे को बहुत बेटर लगती है बाकायदा इस्लामिक कंट्री के अलावा। लेकिन उसके बाद में जैसे कि हमारे इंडिया में जो इलीगल रूप से जो लोग रह रहे हैं, उनको इतना निकालने में, इतनी बाहर निकालने में इतनी देरी कैसे हुई? ये बेसिकली अगर आप देखें तो हर बार जब भी अटैक होता है तो एक बड़ा कॉमन सा बात निकल करके आती है कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि बाहर से जो इमिग्रेशन हो रहा है या जो बाहर से घुसपैठी आ रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन ये एक आज की सीन नहीं है, बहुत सालों से जो है वो पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में शादियां कर रहे थे, और वो धीरे धीरे करते हुए इंडिया में बसते जा रहे थे। और जो तंत्र था, जैसे आपने जो है वो एक कश्मीर फाइल का डायलॉग सुना होगा कि साहब जो है वो शासन आपका है, लेकिन जो शासन की रूट्स है वो हमारी हैं। तो जब उन लोगों को पासपोर्ट, जो उन लोगों को जो है वो ग्रीन कार्ड, जो जिसको अपन पहचान पत्र कहते हैं या कोई भी तरह का देने की बारी आती थी, तो उस तंत्र में जो हमारे ही लोग बैठे थे या उनके जो लोग वर्षों से बैठे हुए थे तो उनकी हेल्प करते थे। तो इस तरह से वो घुसपैठिए बन करके आए, घुसपैठिए ना कह करके कुछ घुसपैठिए भी रहे, डेफिनेटली वो छुपते रहे और बहुत सालों तक उन्होंने उसके बाद में ये कार्ड वगैरह बना लिए, लेकिन कुछ लोग तो वीजा पे आने के बाद भी रहे। तो हमारे ही तंत्र में लोग जो है वो उन लोगों का सहायता करते रहे। और जो अमेरिकन ट्रंप की आपने बात की है कि वो भारत की जो हिंदुइज्म का सम्मान करते हैं, या भारत के साथ में ये एक बदला हुआ स्वरूप नजर आता है अखिल, जी कि अमेरिका ने सदा से जो है वो
पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि अमेरिका का अपना एक वेस्टर्न इंटरेस्ट होता था। अमेरिका को धर्म और जात तो अब तंग करने लगी है, जब पूरे के पूरे जो है वो विश्व में जो है वो इस्लामिक जो एक्टिविस्ट है या इस्लामिक जो आतंकवाद है, उससे लोगों के नाक में दम हो गया। ब्रिटेन में कह लो चाहे फ्रांस में कह लो, तो ट्रंप की तो नींद अब इन दो चीजों के सब्जेक्ट को अलग लेकर के खुली है। लेकिन ट्रंप का या इससे पहले अमेरिकन जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनको अपना हथियार बेचना, अपना देश चलाना, उनको इस तरह की कंट्रोवर्सी बहुत पसंद थी। और इसीलिए भी जब कभी भी आप पुराना देखेंगे तो पाकिस्तान को उनका सपोर्ट सबसे पहले हुआ करता था। आज ये हिंदुस्तान का जो नेतृत्व है, उसने इस चीज को साबित कर दिया कि भारत जो है वो सब कुछ होते हुए भी शांति प्रिय देश है, और वो आतंकवाद को अपने देश के विरुद्ध स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए वर्ल्ड पूरा एक होकर के जो है वो आतंकवाद की बात कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी त्रस्त हो चुके हैं इस आतंकवाद से। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं त्रस्त है, सारी कंट्रीज त्रस्त हैं। इस्लामिक आतंकवाद से तो सब लोग त्रस्त हैं। तो ट्रंप ने अपनी बोली बदली जरूर है। अमेरिकन राष्ट्रपति पहली बार इस तरह से बोल रहा है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो जब जब हिंदुस्तान ने इस तरह के आतंकवाद को लेकर के या आवाज उठाई है, तब तब जो है वो वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा हमारी बात सुनी नहीं है। लेकिन इस बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है, जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में बहुत सफल रहे। और आज भी इस अटैक के बाद भी जो है अटैक के बाद 6 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडिया को पूरा सपोर्ट किया है। अमेरिका पूरा सपोर्ट किया। सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे हैं, चाइना और टर्की। अगर आप देखेंगे तो चाइना तो ऑलवेज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी देश के साथ में जो है वो इंडिया से अगर उसका विरोध है तो उसका साथ वो चाइना देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो इंडिया और चाइना की तरफ ही देखते हैं, और अगर इंडिया से उनकी लड़ाई होगी तो चाइना जो है वो अपना फायदा ले जाएगा। टर्की एक ऐसा कंट्रीज है जो ड्रोन बनाने में इस वक्त सबसे स्पेशलिटी है उसकी, और एंटी ड्रोन भी वही बनाता है। तो इस तरह जब 2 कंट्रीज लड़ते हैं तो हथियार बनाने वाले या ड्रोन बनाना जो आज की डेट में लेटेस्ट है, तो उसको फायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में आज कोई भी देश नहीं है। सब लोग जो है वो पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान को अलग थलग महसूस करवा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। वो हिंदुस्तान के साथ है कि किसी भी तरह के हिंदुस्तान के अगेंस्ट में आतंकवाद होगा तो वो हिंदुस्तान के साथ खड़े। जी सर, मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि जिस प्रकार से तमाम तरह की जो बातें हैं पिछले 22 अप्रैल के बाद में जो हम देख रहे हैं, और हम अगर भारत की ही बात करें तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, जम्मू में जो अवैध रोहिंग्या हैं उनकी पहचान कर उन्हें बांग्लादेश भेजने की जो तैयारी की जा चुकी है और वो काम भी हो रहा है। इस पर जो कई राजनीतिक दल हैं उनमें भी तीखी बहस हो रही है, और वो लोग ये बोलते हैं कि कोई इसे सुरक्षा की जरूरत कहता है और कोई इसे धार्मिक भेदभाव कहता है। इसके बारे में क्या विचार है सर आपके? देखो, जो पहलगाम का जो घटनाक्रम हुआ है अखिल, उसने सब तरह के जो घुसपैठिए कह लो, चाहे जो अनाधिकृत रूप से हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों कह दो, आप रोहिंग्या की बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे इलेक्शन आने हैं आसाम में, वेस्ट बंगाल में, इस तरह की तो आज तो जो है वो डायरेक्ट अटैक हो गया है, क्योंकि JNK जो है वो हमारा बिल्कुल सिर है। अगर वहां पर जो है वो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि पिछली सरकार ने अभी जो राष्ट्रपति शासन था, 5000 से ज्यादा सरकारी नौकरी में लोगों को बर्खास्त किया, जो कि जो है वो आतंकवादियों के सपोर्ट ही हुआ करते थे। तो यहाँ घुसपैठियों से ज्यादा तो इसी तरह के जो हिंदुस्तानी लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब आप ये तो बात मैंने आपको करी कि जो उस तंत्र के साथ थे, अब कितने ही लोग जो है वो हिंदुस्तान से, श्रीनगर से, जम्मू से निकाले गए हैं जिनके पास में जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट था। इस तरह से अगर पूरी पूरी मुहिम चलती है पूरे पूरे हिंदुस्तान में, एक अलग तरह की मुहिम का दौर आ गया कि साहब ये भी जो है वो इनको भी देखिए, आप रोहिंग्या को भी देखिए, इसको भी देखिए, सुरक्षा को खतरा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर बार जो है वो 2 तरह का जो है वो लगता है कि साहब आप इस वक्त देश की बाहरी सुरक्षा के लिए तो कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए आपकी जिम्मेदारी कितनी है। और जब कभी फारूक अब्दुल्ला जी ने भी वो बयान दिया कि साहब सुरक्षा तो जो है केंद्र के हाथ में थी, हमारे पास तो पुलिस नहीं है, बाकी एज ए टूरिज्म मिनिस्टर मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या ये भूलना चाहिए कि 3 पीढ़ियां अब्दुल्ला परिवार की जो है कश्मीर को सर्व कर रही हैं। जी 3 पीढ़ियां अगर सर्व कर रही हैं, तो क्या ये जो 5000 लोग या 6000 लोग जो है सरकारी नौकरियों से आतंकवादियों के समर्थन के लिए निकाले गए, तो उनको नौकरी देने में या उनको जिस तरह से जो सिस्टम काम कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, क्या वो इंटरनली हमारे ही लोग नहीं थे? दूसरी बात, अब आप जब बात करते हो कि साहब आज की डेट में कि वो लोगों को क्यों निकाल रहे हो, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, तो एक ना एक दिन तो उनको किसने मना किया था कि हिंदुस्तानी नागरिकता ना ले? उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर वो हिंदुस्तानी नागरिकता लेते हैं तो बहुत बढ़िया। और जहां तक घुसपैठियों की बात है,
तो हिंदुस्तान को तो घुसपैठी, चाहे वो म्यांमार वाले हों, चाहे आप कहीं से भी आए हुए जो लोग हों, उनको निकालना ही चाहिए ना, क्योंकि हिंदुस्तान आज की डेट में इतना फ्री बीज दे रहा है कि उसको इस तरह के जो लोग घुसपैठी हैं वो लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जो हमारी जो सारी की सारी अर्थव्यवस्था है वो इस फ्री बीज के जो जो लोगों को हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं वो ये लोग उठा करके लेकर जा रहे हैं, और हम लोग अपने ही नागरिकों को उनसे जो डिप्राइव कर रहे हैं। जी तो सर। ये बात आज नहीं तो कल इतने बड़े पैमाने पर उठनी चाहिए थी, जिसको आज उठी है। तो चलो देखिए इसका एंड क्या होगा, क्योंकि अभी तो देश में माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। आप जब बात कर रहे हैं कि साहब इस नक्सलियों की बात करें, मैं तो बात कर रहा हूं कि अगर आने वाले समय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति युद्ध तक बदल जाती है, तब जो है वो, जैसे अगर एक बात शुरू हुई थी कि सिंधु घाटी का जो सिंधु जल का जो हमने रोका, तो जी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, देश में कितनी जो है वो सैन्य ताकतें हैं, देश का अटैक कहां से होगा, देश में कितने लोग देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं देश में जो कि जो है वो भारतवासी होते हुए भी जो है वो पाकिस्तानी भाषा के सुर बोल रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि जो है वो अभी ये गहन नहीं कर पा रहे कि देश में जो सबसे बड़ी बात है वो जनसंख्या तो जरूरी है ही है, लेकिन इस वक्त जिसे युद्ध के जो बादल मंडरा रहे हैं वहां पर हमारी पोजीशनिंग क्या है, वर्ल्ड हमें किस नजरिए से देख रहा है, देश की विदेश नीति को वर्ल्ड किस नजरिए से देख रहा है। और क्यों ना इस वक्त जब हिंदुस्तान के साथ पूरे वर्ल्ड खड़े हैं, तो ये जो समस्या बरसों से चली आ रही है डिवाइडेशन के बाद में, इस समस्या को आज खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। जी। तो आज जब हमारा समय है तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़े, और ये सबसे बड़ी आज की डेट में जो है हमारे दूरदृष्टि होता है। जी जिस प्रकार से सर आपने बताया कि भारत और पाकिस्तान में जो तनावपूर्ण स्थिति है और उसके बाद में पूरे विश्व की नज़र हम पर है वैश्विक तरीके से भी, और इसके बाद पहलगाम हमले के बाद में जो माहौल है वो तनावपूर्ण है। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि भारत में इस बात की भी चर्चा तेज है कि अब पानी, आतंक और सीमा तीनों मोर्चों पर एक जवाब जरूरी है। तो अब भारत का अगला जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि पानी बंद करने की भी बात आई थी, क्योंकि पानी हम एक साथ बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कैपेसिटी और इतनी चीजें, तमाम तरह की जो बातें हैं, क्योंकि जो नदियों का पानी है अगर उसको करेंगे तो खुद का नुकसान होगा उसमें। बिल्कुल आपने सही बात की। देखो अखिल, जब कभी भी आपको आगे बढ़ना पड़ता है तो आप लैडर्स की तरह से चढ़ते हैं, जी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है। जब आपने बातचीत शुरू करी, आपको एक बात अगर मैं पुराना जाकर के याद कराऊं, तो 2014 में जब मोदी जी ने जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, लगातार मुझे याद है कि 6 से 8 महीने वो इतनी विदेश यात्रा करते थे कि लोग उनको जो है वो प्रधानमंत्री ना कह करके विदेश मंत्री कहते थे। जी तो आप ये मान करके चलिए कि उस विदेश यात्राओं का मतलब ये नहीं था कि मोदी जी को कोई घूमना था, उनको पूरे वर्ल्ड में भारत का जो मैसेज है, जो भारत की जो थॉट है, उससे उसको पहचाना था कि इंडिया फर्स्ट है और मैं इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ। और आप अगर ये देखेंगे कि आज जब बात आप पानी की बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी ने अचानक सोचा और उन्होंने ऐसा बोल दिया। 2016 में मोदी जी का एक बयान था कि पानी और जो खून इकट्ठे नहीं चल सकते। जी ये आप इस संदर्भ में देखिए कि 2016 का सेंटेंस क्या था। 2016 में उन्होंने इसी संदर्भ में बोला होगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं, क्योंकि पानी जो पाकिस्तान जाया करता था, वो पाकिस्तान से पानी को किस तरह से हम लोग जो, क्योंकि एक ट्रीटी थी कि साहब आप ना तो पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं ना पानी को रोक सकते हैं, लेकिन उस पानी के ऊपर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि पकोडुल और बुरेसरा, ये दो ऐसी जगह थी जहां पर हिंदुस्तान ने सबसे पहले जो है पावर हाइडल पावर रिजर्व लगाया। तो आप ये मानिए कि बिजली पैदा करने के लिए उसी पानी से आप रोक सकते हैं। उसके बाद में झेलम पर जो है किशनगंगा प्रोजेक्ट लगाया, जो कि 23 किलोमीटर लंबी जो है वो सुरंग है, जिससे पानी को जो है वो डाइवर्ट किया। तो आपने अपने पानी को यूज किया। उसके अलावा झेलम के अलावा जो है वो आप तुलबुल प्रोजेक्ट था झेलम के ऊपर, जो कि पानी के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम बताया करते थे कि साहब पानी आपको आज इतना देंगे, कल इतना देंगे। इस सिंधु के बाद में जो हमने जो समझौता तोड़ा है, आप ये देखिए कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो पानी को बताता था, हमने उसको बंद कर दिया। अब हम जब चाहें जो है वो झेलम का पानी छोड़ेंगे, जब चाहे, क्योंकि जब एक किसान कोई फसल लगाता है वो बीज के लिए भी उधार लेता है हिंदुस्तान में बीज है, और जब उसकी फसल पे अचानक पानी छोड़ देंगे तो उसका बीज भी खराब हो जाएगा, और फिर जब वो फसल पकने लगेगी तो हम पानी रोक देंगे। तो ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि जो जिसको हम बोलेंगे कि हमने बिना लड़े हुए भी जंग का पहला आगाज कर दिया। ये तो हम पहली बात करते हैं।
दूसरी बात करते हैं कि हम लोग अपनी आर्मी की बात करते हैं। आज की डेट में पाकिस्तान सिर्फ एक ही शब्द बोलता है कि साहब हमने जो है पाव पाव किलो के 250 ग्राम के जो है वो जो परमाणु बम बना रखे, लेकिन पाकिस्तान को ये बात आप ये मान करके चलिए कि वर्ल्ड में कहीं पर भी चाहे जो है वो लड़ाइयां कितनी भी लड़ी गई हो, परमाणु बम की सिर्फ धमकी दी गई है, यूज कहीं नहीं हुआ है। तो आप जो वियतनाम अमेरिका का इतना लंबा युद्ध चला, जहां आज तक जो है वो परमाणु बम किसके पास नहीं था? अमेरिका के पास में क्या परमाणु बम नहीं था? जी उसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध सबको पता है कि यूक्रेन इतना अभी भी छोटा चल रहा है जी। लेकिन पाकिस्तान हर बात पे ये कहता है कि साहब जो है वो हमारे पास में परमाणु बम है, तो क्या इंडिया के पास में आज अगर आप मानेंगे तो 180 परमाणु बम इंडिया के पास है, 170 जो है पाकिस्तान के पास है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास टैंकों का जो बेड़ा है 4300 के करीब है, जबकि जो है उनके पास में सिर्फ 2600 है जी। आप अगर बात करें मिसाइल्स की या टोटल जो है ब्लास्टिक मिसाइल्स की, हमारे पास में जो 40 तरह की है उनके पास में बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में चौथे नंबर की फौज है, 16 लाख से ऊपर हमारे पास में जो है वो फौजी है। तो कहाँ ठहरेगा जो 16वें नंबर का देश है, 14 नंबर का देश है? तो पहले आपने पानीपत से लड़ाई शुरू करी है, उसके बाद आप उसका जो है वो आप अगर आर्मी दस आर्मी कंपेयर करें, उसके बाद आप जो है वो फ्रंट पे देखें कि कितने कंट्रीज आपके साथ में हो गए जो पाकिस्तान को लगातार बैकअप देते रहते थे, अब वो बैकअप भी नहीं होगा। तो ये लड़ाई जो है अगर स्टार्ट होती है तो हिंदुस्तान पहले ही दौर में, मैं कहता हूँ कि लड़ाई दिमाग से जीती जाती है, और हिंदुस्तान ने अगर अपना दिमाग पहले शुरू कर दिया तो ये लड़ाई अगर हो भी गएगी तब भी हम ऑलरेडी जीत में हैं। जी ये एक बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त का मूवमेंट जिस तरह से बना है, इवन आलोक जोशी साहब जो पहले राव के चीफ हुआ करते थे, अभी उनको जो है वो बहुत बड़ा पोस्ट दी गई है ताकि जो है वो डिफेंस जो है वो उसके लिए वो लीड करें और अपने प्रधानमंत्री को लगातार इंफॉर्मेशन देते रहे कि जो वार कैबिनेट बनी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, उनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया है, जिसमें बहुत से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स अफसर हैं। तो ये सब चीजें तैयारियां पूरी हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने वॉर बना दिया, रूम बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बहुत आगे है हिंदुस्तान, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। जी मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तमाम तरह की बातें हैं, बयानबाजी भी चल रही है, और उसके साथ साथ में सर एक चीज और कि जिस प्रकार से आपने युद्ध की बात करी, यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, तो अगर युद्ध होता है तो किसी दार्शनिक ने कहा था कि अगर किन्हीं भी दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो वो कंट्री 100 साल पीछे चली जाती है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा? अगर आप एक मुझे इजाजत दें तो मैं आपको नफ अमालवाई का एक शेर सुनाता हूँ। जी मुझसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। तो हिंदुस्तान की बात जब अपन करते हैं तो हिंदुस्तान पे इम्पैक्ट, हिंदुस्तान इतना बड़ा जो है वो डेडिकेटली कंट्री है कि सबसे पहली बात तो हमें अगर फाइनेंशियल की बात करें तो मैंने आपको एक वीडियो मैंने जिक्र भी किया था कि 645 जो है वो रुपए सिर्फ जो है हमारे पर कर्ज है, जबकि पाकिस्तान पर 5,500 अमेरिकी डॉलर का खर्च है, यूं 40,000 रुपए का है। तो ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमिक है वो बहुत बेटर है। जी हम अपनी फाइट को लंबा कर सकते हैं, तो हमें इस चीज का डर नहीं है कि हमें कोई बहुत जल्दी इम्पैक्ट आएगा। और ये इतना जल्दी इतना लंबा युद्ध चलेगा भी नहीं अखिल, इसलिए नहीं चलेगा कि हमने स्ट्रेटेजिकल भी मूव किया है और हमने जो है वो बाहर के विदेशियों का भी सहायता लिया और अपने आप को अच्छा प्लेस किया है। तो हम फाइनेंशियली कहीं घबराने वालों में नहीं है, ना हमारी सेना कहीं कम पड़ती है। सिर्फ ये देखना है कि जो आतंकवादी हिंदुस्तान को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से उन आतंकवादियों की कितनी जल्दी जो है वो हिंदुस्तान के लिए जो है ले सकते हैं वापस। जी तो सर, दबाव इसी चीज पे जो है अखिल सबसे बड़ा है। जी सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी तीखी बहस चल रही है, और अब्दुल्ला का भी बयान आता है कि घाटी में शांति की बातें की जा रही हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी हालात अलग हैं। और उसके बाद में चीजें ये निकलकर सामने आती हैं कि कई लोग, जो वीडियोस हमने देखे हैं पिछले 8-10 दिन में, 15 दिन में, तो कई लोग ये कहते हैं कि कश्मीरी लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, वहाँ के लोकल्स हैं वो, और कई लोग ये कह रहे हैं कि उन वीडियोस में कि हम लोग टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? आपकी बात सही है। देखो, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो भी घाटी में जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जी का बयान था कि साहब जो है वो बड़ा दुख हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनको इस एपिसोड के बाद दुख हुआ होगा, क्योंकि लोगों की रोटी रोजी जो छिन रही है, उनके लोग जब ये कहेंगे कि साहब आपने जब डेवलपमेंट हो रहा था
तो आपको जो इस तरह का बयान दे करके वापस से टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन अगर आप देखा जाए, मैंने शुरू में ही कहा कि आपको ये पॉलिटिक्स है जहां पर सब लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी को किसी तरह से अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप पीछे और जाइए, जब ये चुनाव हुआ था तो धारा 370 और 35A के विरोध के लिए अखिल इन लोगों ने कहा था कि साहब हम इसको जो है रिवाइव कर देंगे वापस। तो ये वर्ड बोलने वाले लोग कभी भी इंडिया के लिए अखिल जो है, अगर ये पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि इनके जो रोटी रोजी पर बात आई है, तो इनको जो है वो धीरे से एक जो कहते हैं ना मगरमच्छ आंसू, वो उन्होंने बहाए हैं। अदरवाइज यही लोग इतने सालों तक शासन कर रहे थे, यही लोगों ने 91 में कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया था, तो उस वक्त भी तो इन्हीं का ही शासन था ना। तो आप आज की डेट में जब इतना 1000 करोड़ से ऊपर की केंद्र की परियोजनाएं चल रही हैं, वंदे भारत के लिए चल रही है, इनको लग रहा था कि घाटी में अब अगले 2 साल तक जो है आने वाले टाइम में अगर टूरिस्ट कम होगा तो पर कैपिटा जो इनकम थी वो रुक जाएगी, लोगों का विद्रोह होने लगेगा। इसलिए ये मुझे मगरमच्छी आंसू लगते हैं, क्योंकि हकीकत यही है कि यही लोग, मैंने जैसा कहा कि 5000 लोग आपस में मिले हुए थे जो कि जो है वो इस टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, यही अब जो बातें निकल करके आ रही हैं कि जो खच्चर वाले थे उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने शहद भाई दी। अब ये आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, बट समथिंग इज रियली, बिना नीचे वालों के सपोर्ट के बाहर से आया हुआ बंदा नहीं जो है वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये अंदर से इनको खुद को इस चीज का लग रहा है और इन्होंने अपनी भाषा को बदला है। तो मैं इस बदली हुई भाषा के अंदर फिर भी ये कहूंगा कि चलो ठीक है कि इन्होंने एक दिन का जो है पूरा पूरा कश्मीर बन रहा, बोले हमने सपोर्ट के लिए किया, लेकिन खुद की जो इनकी रोजी रोटी पर बात चली अखिल, ये सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने ये घड़ियाली आंसू बहाए हैं। तो मैं इनके साथ में, इनके वर्ड्स के साथ में नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो काम किया हुआ बोलता है अखिल, ना कि शब्द बोलते हैं। काम नहीं किया आज तक इन लोगों ने, और हिंदुस्तानी सरकार काम कर रही है, तो इनको लग रहा था कि अब हमारी जो है वो प्रगति होगी, वो अब रुक जाएगी, क्योंकि टेररिज्म जो है वो बहुत बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान इसको रोके। जी सर, मेरा बस एक आखिरी सवाल हो रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से, गुजरात की लगती है, लेकिन ये जो टेररिज्म अटैक है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पीओके में वहीं क्यों होते हैं? राजस्थान की सीमा और गुजरात की सीमा बिल्कुल, अगर आप ज्योग्राफिकल देखेंगे तो राजस्थान बहुत बड़ा डेजर्ट है जी जी, जहां पर कोई भी आदमी आकर के छुप नहीं सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं उनके मैन टू मैन मार्किंग है, और हमारा जो इंटरनल लोग हैं वो हिंदुओं की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां से आने वाले तो हिंदू होंगे नहीं, पाकिस्तान से या गुजरात से आने वाले तो हिंदू होंगे नहीं, क्योंकि जब वो इस टेरिटरी में एंट्री करेंगे, हिंदुस्तान में एंट्री करेंगे, तो जो पाकिस्तान से जुड़ती हुई राजस्थान की और गुजरात की सीमा है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, भाषा से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। हमारी सीमा इतनी दूर दूर है कि वो आने के बाद में हमें एकदम पता लग सकता है कि कितने लोग बाहर से आए, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में तो सेम भाषा है, सेम लैंग्वेज है, बदला हुआ रूप भी सेम है, नाम भी सेम है, पासपोर्ट पे मिले जुले भी हैं, उनके वहां पर लोग ऑलरेडी बैठे भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। हम लोगों तक आने में, क्योंकि आप ये देखिए कि राजस्थान और गुजरात से सबसे ज्यादा जो है वो ड्रग्स की सप्लाई होती है। जी जी, रीजन ये है कि बाई ड्रोन, आजकल तो अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में बहुत सी जगह पे ड्रोन गिरने लगते हैं ड्रग्स के, करोड़ों रुपए के ड्रोन हमें राजस्थान में मिलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेत में वो फेंक देते हैं, उसके बाद जो है वो लोकल उनके जो है वो धीरे से इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बंदा लाना इस डायरेक्शन से, ये बहुत बड़ा राजस्थान का एक तो एकता भी है, डिस्टेंस भी है, और साथ साथ में भाषा का जो कल्चर का फर्क है वो इनको यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने देता है। जी 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 सर, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और तमाम तरह की हमने बातें करी हर मुद्दे पर, चाहे वो जल संधि हो और जो पहलगाम अटैक है उसके बारे में, और जो बयानबाजी हुई उसके बारे में, और जो लड़ाई है होने वाली है नहीं होगी उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं, सब तरह की हमने बातें करी। उसके लिए आप हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक बार फिर से न्यूज़ 21 के दर्शकों को बता दूं कि जिस प्रकार से पहलगाम अटैक होने के बाद जो इंडिया के अंदर रोहिंग्या है और जो अदर लोग हैं जो बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से आकर जिन्होंने यहाँ पर शादियां की हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, और आने के बाद में अब जो वापस से इंडिया का जो रुख हुआ है डिपोर्ट करने का, उनको वापस उनके देश भेजने का, तो इसमें तमाम तरह की बातें हमने रखी। जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं संजीव सर, उन्होंने तमाम तरह की बातें हमें बताई, जो एक विशेषज्ञ भी हैं, और जो जिस तरीके की बातें उन्होंने बताई वो वास्तव में अपने आप में खास है, क्योंकि खासकर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो तमाम तरह की इंडिया के अंदर अब जो विरोध हो रहा है वो अपने आप में बेहद अलग है। जो भारत के लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि
हमारे लोग यहाँ रहें और जो बाहर से आए हैं उनको बाहर निकाला जाए, और इसी तरीके के मुद्दों पर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतने ही। आप देखते रहिए News 21।